हेलो दोस्तों, वेलकम टू नालंदा अकेडमी। नालंदा अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 MCQ सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसके हर क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको उससे संबंधित और जानकारियाँ भी दूंगा। और दोस्तों, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल में डाली जाए आपको तुरंत उसका अपडेट प्राप्त हो जाए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा आदि में शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये चीज़ें मिल सकें और वो भी इस लॉकडाउन के टाइम में फ्री एज में एजुकेशन ले सकें, फ्री में पढ़ सकें और अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त कर दिया गया। तो देखिए दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें पहले बताता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आपने देखा अब तक कि 1773 से लेके रेगुलेटिंग एक्ट का बनना स्टार्ट हो गया था। तो 1773 से लेके 1857 तक का जो एक्ट है, ठीक है, तो दो चरणों में होता है, एक तो ये और एक दूसरा होता है 1858 से लेके 1947 तक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें होता क्या है कि जो पहला चरण है, ये जो पहला चरण है, इसमें क्या होता है कि जितने भी अधिनियम हैं, इन्हें बनाता कौन है, तो इन्हें बनाती तो ब्रिटिश संसद है, लेकिन इन्हें लागू कौन कर रही थी, तो इन्हें लागू कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है दोस्तों, तो बना इन्हें रही थी ब्रिटिश संसद, लेकिन भारत में लागू कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन क्योंकि आपको पता होगा कि 1857 में हो जाता है विद्रोह है, ठीक है, 1857 की क्रांति। और इस क्रांति के बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटिश क्राउन है, वो कंपनी से शासन छीन लेता है और अपने हाथों में ले लेता है सीधे तौर पे, यानी प्रत्यक्ष तौर पे उससे शासन छीन के अपने अंडर ले लेता है और उसको ख़त्म कर देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये हो जाता है तो यहाँ पे फिर होता ये है कि अब ब्रिटिश इंडिया में या भारत में हमारे क्या होता है कि जो उसके लिए कानून है वो बना था, तो अब भी ब्रिटिश संसद ही है, लेकिन उसको लागू कौन कर रही है, तो उसको क्राउन के तहत सीधे उसका रिप्रेजेंटेटिव कोई भी, जैसे अब वायसराय कहा गया है, तो क्राउन का जो वायसराय है, यानी जो क्राउन का जो रिप्रेजेंटेटिव जो भारत में है, जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन का, जैसे हम वायसराय कहेंगे, वो अब इन नियमों कानूनों को लागू करवा रहा है और वो यहाँ पे अब है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ ही। तो पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त कर दिया गया। तो देखिए दोस्तों, आपको सबको पता है कि 1857 की क्रांति होती है और क्रांति के बाद उससे शासन छीन लिया जाता है। तो कब समाप्त कर दिया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया 1858 में। तो इसका आंसर क्या सही है, इसका बी आंसर सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1857 में समाप्त कर दिया था। 57 में क्रांति होती है और 58 के एक्ट के तहत उससे शासन छीन लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस कड़ी में हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम को भारत का शासन अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया। तो ये इसका आंसर है डी, 1858 का ही, क्योंकि 1858 का जो अधिनियम था क्या कहा गया, जिसे कहा गया भारत सरकार अधिनियम 1858, है ना। तो इसे ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा। क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छे चेंजेस किए थे, जिसमें डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसे ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, डलहौजी की हड़प नीति खत्म कर दी गई। साथ में जो भारतीयों के धार्मिक मामलों में, धार्मिक आस्थाओं में हस्तक्षेप किया जाने लगा था, वो ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा कुछ और भी चेंजेस किए गए। क्योंकि उनको ये समझ आ गया था कि यदि हम भारतीयों के साथ हस्तक्षेप करेंगे तो हम ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ शासन नहीं कर पाएंगे, और यदि हमें लंबे समय तक यहाँ शासन करना है तो हमें उनका भी सहयोग लेना पड़ेगा। और इसीलिए उनके वो काम किए जो उनके फेवर में थे या जिससे वो असंतुष्ट ना हो सके, संतुष्ट रहें, और इसलिए कुछ काम करते हैं ये जो से हटके करते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में किए गए थे। और इसीलिए कहा गया कि अब ये जो अधिनियम है ये भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर राज्य सहित शासन स्थापित करने के पीछे क्या कारण था। राजशाही है, सॉरी ये दोस्तों, ये राजशाही है, राजशाही, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। राजशाही शासन स्थापित करने के पीछे
क्या कारण था? तो क्या ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया की लूट? नहीं, ये तो गलत है। ब्रिटिश संसद को दिख रहा भारी मुनाफा? ये भी गलत है। तो क्या कारण था? मैंने अभी आपको बताया, तो इसका आंसर सी सही है, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में ब्रिटिश संसद को या ब्रिटिश क्राउन को एक मौका मिल गया कि अब वो उससे शासन छीन ले, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले जो उसे चार्टर दिया जा रहा था वो 20-20 वर्षों के लिए दिया जा रहा था। 93 में 20 वर्षों के लिए, फिर 13 में 20 वर्षों के लिए, फिर 33 में 20 वर्षों के लिए, है ना दोस्तों। 1793 में दिया तो 20 वर्षों के लिए दिया, जब 1813 में दिया तो 20 वर्षों के लिए दिया, फिर 1833 में दिया तो 20 वर्षों के लिए दिया। लेकिन 1853 में मैंने आपको बताया था असीमित काल, मतलब अब कोई समय फिक्स नहीं किया था, इसका सीधा सीधा ये मतलब था कि वो कभी भी इसके हाथ से शासन छीन सकती है। और उसे यह मौका कब मिला? 1857 की क्रांति में। और क्रांति होने पर यह मौका मिलता है और उनसे वह शासन छीन लेते हैं और सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कंपनी शासन को खत्म कर महारानी शासन स्थापित किया गया था? मैंने बता दिया दोस्तों, ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत कंपनी शासन को खत्म कर ब्रिटिश शासन या महारानी विक्टोरिया का शासन स्थापित कर दिया जाता है। तो इसका सी आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? तो देखिए दोस्तों, ये अधिनियम है हमारा कौन सा? ए ऑप्शन, यानी 1858 का अधिनियम। 1858 के अधिनियम के तहत ही जो भारत का गवर्नर जनरल का नाम था, या जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, पद वही है, काम वही है, सिर्फ उसका नाम चेंज कर दिया गया, सिर्फ उसका नाम बदल दिया गया। और अब नाम क्या कर दिया गया? अब नाम कर दिया गया भारत का वायसराय। ठीक है, तो अब गवर्नर जनरल की जगह क्या नाम कर दिया गया दोस्तों? वायसराय। वायसराय नाम उसका कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, 1858। तो यहाँ से अब जो गवर्नर जनरल है उसे किस नाम से जाना जाएगा? अब उसे भारत का वायसराय के नाम से जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो देखिए दोस्तों, भारत का पहला वायसराय था कौन? लॉर्ड कैनिंग। यानी इसका आपका कौन सा आंसर सही है? तो आपका डी आंसर एकदम सही है। अब इसमें कुछ चीज़ समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता था? तो सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी, कौन कौन सी? मद्रास, बंगाल और महाराष्ट्र। इन तीनों में क्या होते थे? इंडिपेंडेंट गवर्नर होते थे। इसके बाद क्या होता है कि 1773 के एक्ट के तहत या 1773 के अधिनियम के तहत लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को, किसको? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को क्या किया जाता है? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है? अभी बंगाल का गवर्नर जनरल चल रहा है। इसके बाद क्या होता है? फिर 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, तो 73 में क्या होता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है वो उन दोनों से ऊपर हो जाता है और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो बाकी दो लोग थे जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, उनके अधिकार उनसे छीन ले जाते विधायक संबंधी। तो यहाँ पे जो पहला कह सकते हैं कि पहला गवर्नर जनरल बंगाल का तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, पहला भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का पहला वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए अब रिवाइज हो गया। अब आगे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, भारत के लिए राज्य सचिव का पद कहाँ सृजित किया गया? तो देखिए क्या होता है कि जब दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन लिया जाता है, किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन लिया जाता है और किसके हाथ में चला जाता है? ये चला जाता है क्राउन के हाथ में। ठीक है, क्राउन के हाथ में चला जाता है। तो अब क्या होता है कि जो COD और BOC थी ना, जिसे हम कहते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, COD और BOC, इनको भी खत्म कर दिया जाता है। इनको क्या कर दिया जाता है? इनको भी खत्म कर दिया जाता है और इनकी जगह पे एक अलग से भारत का राज्य सचिव, क्या? भारत का राज्य सचिव नामक पद सृजित किया जाता है, जो भारत की पूरे कामों को देख रेख करेगा, भारत के काम में क्या हो रहा है उसको सबको मॉनिटर करेगा, उस पर कंट्रोल रखेगा, उसका मैनेजमेंट करेगा। तो ये पद कहाँ पे सृजित किया जाता है? तो ये पद सृजित किया जाता है लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। अब ये कौन होता है दोस्तों? तो ये जो भारत का राज्य सचिव है, ये एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। क्या होता है? एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। वहाँ पे ब्रिटेन की संसद का या लंदन की संसद का कैबिनेट स्तर का एक मंत्री होता है और उसे ही भारत का राज्य सचिव बनाया जाता है और उसे पूरे भारत का कार्यभार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या ऑप्शन सही है? इसका
बी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यों की परिषद का गठन किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है सी यानी 15। तो भारत सचिव, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया कि भारत के काम को देख रेख करने के लिए एक भारत सचिव का पद सृजित किया जाता है और इस सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया जाता है। ये परिषद एक्चुअली एक सलाहकारी परिषद होती है। कैसी होती है? सलाहकारी परिषद होती है, जिसका काम भारत सचिव को उसके कार्यों में सलाह देना और उसकी सहायता करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? तो 1861 के परिषद के अधिनियम के समय लॉर्ड कैनिंग, यानी इसका सी ऑप्शन ही सही है। लॉर्ड कैनिंग इस समय वायसराय रहते हैं, जो 1858 के समय में भी थे, 1858 के समय में भी थे, है ना। तो इस समय भी कौन रहता है? लॉर्ड कैनिंग। इसका सी ऑप्शन सही है। इसमें कुछ समझाने लगता ऐसा है नहीं, है ना। तो 1867 के भारत परिषद अधिनियम के समय भारत वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? तो इसका आंसर सही है डी, यानी कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसी अधिनियम के तहत पहली बार अब भारतीय प्रतिनिधियों को भी नियम बनाने या कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। हालांकि इन्हें गैर सरकारी सदस्य के रूप में वहाँ पे शामिल किया गया था, बट कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है भारतीयों को भी अब उसमें जगह देने की, या भारतीयों को भी अब रखा जाने लगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने ऐसे क्या कहा था, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। और ये समझ गए थे वो लोग कि यदि हमें भारत में ज़्यादा लंबे समय तक शासन करना है तो हमें उनको साथ लेके चलना होगा, और इसी के तहत वो भारतीय प्रतिनिधियों को भी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करते हैं। हालांकि उन्हें ज़्यादा यहाँ पे अधिकार नहीं दिए जाते, बट यहाँ पे उन्हें शामिल कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका सी ऑप्शन सही था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने किन 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया? तो अभी मैंने आपको बताया कि 1862 के समय पे गवर्नर वायसराय कौन था? तो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1867 के अधिनियम के समय। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत करते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना कि भारतीयों को भी जगह दिया जाने लगी थी, या भारतीयों को भी स्थान दिया जाने लगा। तो किन लोगों को वो यहाँ पे मनोनीत करते हैं? ए सरदिनकर राव, बी पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, महाराजा है ये दोस्तों, महाराजा नरेंद्र सिंह, और या सी लखनऊ के राजा जयप्रताप, या डी बनारस के राजा देवनारायण सिंह। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? तो इसका सही है आंसर ए, सी और डी। अब ये कहाँ पे है? तो ये हमारे 4th ऑप्शन में है, ए सी डी, यानी इसका 4th ऑप्शन सही है। तो किन किन लोगों को भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया गया? तो 3 लोगों को मनोनीत किया गया, सरदिनकर राव और पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह तथा बनारस के राजा देवनारायण सिंह। तो इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी शक्ति पुनः वापस कर दी गई? तो देखिए दोस्तों, 1861 के अधिनियम के तहत इन्हें इनकी शक्तियाँ वापस कर दी जाती हैं, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही है। आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 1773 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। और जब इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया तो इससे बाकी 2 यानी मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनसे थोड़ा ज़्यादा शक्तियाँ प्रोवाइड कर दी गई, उसे थोड़ा ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई। यहाँ से आप कह सकते हैं कि केंद्रीकरण, ये जो पावर्स का सेंट्रलाइजेशन था, इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जो 1833 तक आते आते, ठीक है, 1833 तक आते आते जो जब भारत का गवर्नर जनरल बनता है, जो पहला होता है विलियम बेंटिक, यहाँ तक आते आते ये अपने चरम पे होती है। क्योंकि यहाँ पे मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर होते हैं उनको उनकी शक्तियों से वंचित कर दिया जाता है, उनकी विधायी शक्तियों को उनसे छीन लिया जाता है, और वो सारी शक्तियाँ किससे दे दी जाती हैं? भारत के गवर्नर जनरल को। अब पूरे भारत के लिए यहीं से ये सारे कानून बना सकता था। अब 1861 के अधिनियम से यहाँ से पावर का क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है।
शक्तियों का विकेंद्रीकरण स्टार्ट होता है। यानी अब धीरे धीरे जो सारी पावर बम्बई और मद्रास से खींच ली गई थी, छीन ली गई थी, उन्हें वापस की जाने लगती हैं। और 1937 तक आते आते ये पावर्स पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो जाती हैं, यानी पावर जो है पूरी तरह से विकेंद्रीकृत हो जाती हैं और प्रांतों को पूर्ण रूप से स्वायत्तता प्रदान कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चारों डेट याद रखना। 1773 से स्टार्ट हुआ, 1833 में अपने पीक पर था, अपनी एकदम पीक पे पहुंच चुका था। 1861 से वापस से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है और 1837 में अपनी प्रॉपर चरम पे होता है, पीक पे होता है, जहाँ पे इनको प्रॉपर स्वायत्तता दे दी जाती है। तो ये दोनों सेंट्रलाइजेशन के लिए और ये दोनों डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा पंजाब में विधान परिषद का गठन कब किया गया? ठीक है, तो बंगाल ये राज्य थे उस समय के, बंगाल उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी बंगाल तो आपको पता ही है। मान लीजिए कि हम रफ मैप ले लें, यदि हम एक रफ मैप ले लें, ठीक है, तो देखिए रफ मैप में क्या है, बंगाल यानी हमारे ये वाला एरिया, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी हमारे पाकिस्तान वाला एरिया, ठीक है, और पंजाब, इन तीन जगहों पे कह रहा है कि विधान परिषद का गठन कब किया गया। तो पहला ऑप्शन है 1862, 1866, 1885 और 1897। तो देखिए ये क्रमशः यदि आप देखेंगे तो बंगाल में 1862 में, क्योंकि बंगाल में ही गवर्नर जनरल भारत को वायसराय बैठा, तो सबसे पहले यहाँ पे किया जाता है। तो बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में इनका गठन किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? 97 में यहाँ पे इनका गठन किया जाता है। तो इस तरीके से अब हमें ये देखना है कि पहला, दूसरा और चौथा कहाँ पे है। तो पहला, दूसरा, चौथा डी में है। तो इसका कौन सा आंसर सही है दोस्तों? डी में, यानी बंगाल में 62 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 66 में और पंजाब में 1897 में विधान परिषद का गठन किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई? तो जैसे देखिए 1861 यानी 18, इसका सी ऑप्शन सही है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है या प्रदान कर दी गई थी। जैसे आज भी हमारे प्रेसिडेंट यूज करते हैं आर्टिकल, आपको बताना है दोस्तों, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं आज भी अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, अध्यादेश जारी करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। अब किस आर्टिकल के तहत करते हैं, किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। कहाँ बताना है? कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। यहाँ से अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शुरुआत हो गई थी दोस्तों। क्योंकि अध्यादेश क्या होता है आपको पता ही होगा। अध्यादेश होता है कि जब कोई सदन सत्र में नहीं होता और हमें अचानक से किसी ऐसे कानून की आवश्यकता होती है जिसे लाना, इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तब उस कंडीशन में राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है, एक ऑर्डिनेंस जारी करता है, जिसके तहत वो कानून बन जाता है और उसको, उस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हो या काम कर सकते हो। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ उसके साथ में कह सकते हो रोक होते हैं, जिनको, जो कहीं ना कहीं पावर जो कानून है उसका स्थान नहीं ले सकता। तो ये चीज़ बात की बात है, इसमें अभी हम तुम्हें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आपको एक कमेंट में बताना है कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। 15 नंबर। अगले क्वेश्चन में देखिए, वायसराय द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? अध्यादेश तो पता पड़ गया कि जारी कर दिया गया, तो उस समय और अभी भी जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसकी अवधि कितनी होती है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, यानी एक बार जारी करने के बाद वो कितने समय तक रख सकता है। क्यों? क्योंकि अध्यादेश कभी भी, अध्यादेश जो है कभी भी जो प्रॉपर कानून बनाने की प्रक्रिया है उसका ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये एक प्रॉपर वे नहीं है। इसमें ना तो विचार विमर्श हुआ, ना ही विपक्ष ने अपनी बात रखी, ना ही देश के हित को ध्यान में रखा गया उतने अच्छे से। क्योंकि जब विपक्ष बात करता है तो वो कहीं ना कहीं पूरे देश का रिप्रेजेंट कर रहा होता है, देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस कारण से उसका ऑप्शन नहीं होता है। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि इसके तहत बनाया गया कानून हमेशा के लिए एप्लीकेबल हो गया। जैसे संसद द्वारा बनाया हुआ कानून पर राष्ट्रपति की साइन बनने के होने के बाद वो हमेशा के लिए कानून बन जाता है, वो हमेशा के लिए अप्लाई हो जाता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है कि वो एक लिमिट तक वो कानून बना रहेगा, और यदि उसके अंदर उसको पास नहीं कराया गया संसद से,
या उसको संसद में नहीं लाया गया 180 दिन के बाद साथ में और उसको पारित नहीं करा पाए तो वो खत्म हो जाएगा। तो उसकी लिमिट कितनी, उसकी अवधि कितनी होती है? तो उसकी अवधि होती है दोस्तों 180 दिन या 6 माह, कुछ भी लिख सकता है ऑप्शन में, आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। 180 दिन या 6 माह कुछ भी लिख सकता है। तो तब भी वायसराय द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अवधि कितनी होती थी? 6 माह या 180 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1892 के अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1892 के अधिनियम के समय भारत का वायसराय था लैंसडाउन। कौन था दोस्तों? लैंसडाउन। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये पता है आपको डलहौजी कब था? ये 1853 के समय थे, ये 1858 1866 के समय में थे, है ना? तो ये हमारे सही है ऑप्शन। और लॉर्ड मिंटो कब आते हैं? तो 1909 में लॉर्ड मिंटो आ जाते हैं, है ना? तो 1909 में फिर ये लॉर्ड मिंटो आते हैं। तो ये 1892 में है। इसके बाद डलहौजी 1853 में रहते हैं, लॉर्ड मिंटो 1909 में आ जाएंगे, और लॉर्ड कैनिंग जो हैं ये रहते हैं, लॉर्ड कैनिंग कब? 1858 और 61 के समय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के लिए सीमित एवं परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान कब किया गया? तो देखिए दोस्तों, अब केंद्रीय विधान परिषदों में भी और प्रांतीयों में भी गैर सरकारी सदस्यों के लिए सीमित एवं परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। और ये कब किया गया? तो ये किया गया 1892 के अधिनियम के तहत, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। हाँ, यहाँ पे चुनाव वर्ड का उपयोग नहीं किया गया था, याद रखना। यहाँ पे उनके लिए चुनाव वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया था, उनके लिए सिर्फ वर्ड प्रयोग किया गया था नामांकन। कौन सा वर्ड प्रयोग किया गया था दोस्तों? नामांकन, ना कि चुनाव। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे नामांकन वर्ड प्रयोग किया गया था, है ना? लेकिन यहाँ पे 1892 में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में सीमित एवं परोक्ष रूप से चुने जाने का प्रावधान कर दिया गया था, नामांकित किए जाने का प्रावधान कर दिया गया था। उसका हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1853, 1858, 1866 और 1892 के समय ब्रिटिश का सम्राट कौन था? किस समय में ब्रिटिश का सम्राट या ब्रिटिश का क्राउन कौन था? ठीक है, तो इस समय ब्रिटिश का सम्राट कौन था? तो इस समय ब्रिटिश की सम्राट थी। इन सभी आर्टिकल्स के समय जब ये सारे के सारे अधिनियम पारित हुए, अधिनियम बने, उस समय ब्रिटिश का या ब्रिटिश का क्राउन कौन था? तो उस समय ब्रिटिश का क्राउन था महारानी विक्टोरिया। तो इसका ऑप्शन ए सही है। कौन था? महारानी विक्टोरिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली को कब मान्यता दी गई? 1859 में लाए लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता कब दी गई? तो उसे मान्यता दी गई 1861 के अधिनियम के तहत। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग जो थे 1858 में हमें पता है कि वायसराय बन के आए और वायसराय बन गए थे। तो अब जो लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में एक पोर्टफोलियो प्रणाली की स्थापना की, एक पोर्टफोलियो प्रणाली लेके आए, तो इसे एक्चुअल में ब्रिटिश संसद द्वारा मान्यता कब दी गई? तो इसे ब्रिटिश संसद के द्वारा मान्यता दी गई थी 1861 के अधिनियम के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कैनिंग द्वारा लाई गई पोर्टफोलियो प्रणाली क्या थी? इसका अभिप्राय क्या था या आखिर थी क्या पोर्टफोलियो प्रणाली? ठीक है, तो इसका मतलब था कि परिषद का एक सदस्य, परिषद का कोई भी सदस्य एक या एक से अधिक विभाग का अधिकारी बनाया जा सकता है। यानी उसकी जो वायसराय की जो परिषद थी उसमें जो सदस्य थे उससे कोई भी एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता है और उसे उस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों, यदि समझ में आए तो रिपीट करके देख लेना कि उसे उस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार भी होगा। तो ये था पोर्टफोलियो प्रणाली, जिसे कौन लेके आया था? लॉर्ड कैनिंग, इसलिए सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1861 के अधिनियम के तहत 1962 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और वे कहाँ कहाँ पर थे? तो इसका ऑप्शन सही है ए, मद्रास में भी की गई थी, ठीक है, बम्बई में की गई थी और कोलकाता में की गई थी। क्यों यहाँ की गई थी? क्योंकि देखिए तीनों ही प्लेस क्या थी? प्रेसिडेंसी थी उस समय के। क्या थी?
प्रेसिडेंसी थी शुरुआत से ही। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे गवर्नर भी बैठ रहे थे, ठीक है। बाद में इसके गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया जाता है, फिर बंगाल का, फिर भारत का, फिर इसका वायसराय कर दिया जाता है। तो इन तीनों जगह क्या था, शुरुआत से ही आप देखेंगे कि शुरुआत से यहाँ पे प्रेसिडेंसी थी और डेवलपमेंट था। इसलिए इन्हीं तीनों जगहों पे 1962, सॉरी ये दोस्तों ये 1962 नहीं है, ये 1862 है, मिस्टेक हो गई, इसका आप ध्यान रख लीजिएगा। और 1862 के अधिनियम के तहत 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की जाती है। वो कहाँ पे की गई, तो 1, 2, 3 यानी ABC। तो इसका आंसर क्या सही है, इसका ए ऑप्शन सही है। यहाँ पे अभी भी आप देखेंगे तो बम्बई जब पहले हम बम्बई बोलते थे, तो अभी पहले बम्बई को अभी भी वहाँ पे बम्बई उच्च न्यायालय ही कहा जाता है। मद्रास को चेन्नई उच्च न्यायालय ही कहा जाता है। अभी भी देखेंगे आप तो इसे मद्रास उच्च न्यायालय ही कहा जाता है, इसे बम्बई उच्च न्यायालय ही कहा जाता है, इसे कलकत्ता उच्च न्यायालय कहा जाता है। तो अभी भी वही नाम चल रहे हैं इन तीनों न्यायालयों के। तो यहाँ पे हाई कोर्ट की स्थापना की गई और ये उस समय के हिसाब से हाई कोर्ट नहीं थे, लेकिन आज जो हाई कोर्ट है वो यही वाले हाई कोर्ट है जो बने हुए थे उस समय के। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों, इसे आप प्लीज़ सही कर लीजिएगा। ये जो है ये 1862 है, ठीक है। और इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से आपके लिए नए क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे। तब तक आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। और जो मैंने आपसे पूछा उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस अधिनियम के तहत या किस आर्टिकल के तहत जारी करता है। और आई होप्स कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और इसमें आपको इस पैंडेमिक में आपको स्ट्रेस लेने या नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। बीमारी है, आप सावधानी बरतेंगे तो ये भी चली जाएगी। और घर पर ही रहें जब तक आवश्यक ना हो, घर से बाहर ना निकले। यदि आवश्यक है तो मास्क, डबल मास्क लगा कर सैनिटाइजर लेकर ही जाएं, पूरे प्रिकॉशंस लेकर ही चलें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर हम कल। धन्यवाद।